नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हमारी चर्चा का केंद्र वह उच्चतम, पवित्र और शक्तिशाली पद है जो हमारे देश के संविधान और कानून की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। यह सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, यह वह धर्मपीठ है जहां न्याय की अंतिम लड़ाई लड़ी जाती है। एक ऐसा पद जिस पर विराजमान व्यक्ति करोड़ों भारतीयों की न्याय की अंतिम उम्मीद और संविधान की सबसे बड़ी आवाज होता है। एक आम नागरिक की नज़र में न्याय क्या है? यह सिर्फ अदालत के फैसले या सजा का ऐलान नहीं है। महान विधिवेत्ता प्रोफेसर HLA हार्ट ने कहा था कि न्याय सिर्फ शांति या सुविधा नहीं है, यह वह पुल है जो सत्य और समानता को जोड़ता है। जी हाँ, यह वह संवैधानिक न्याय है जिसके धरातल पर भारत का लोकतंत्र मजबूती और निष्पक्षता से खड़ा है। मुख्य न्यायाधीश सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख नहीं होते हैं, बल्कि वह भारतीय लोकतंत्र के उस अंतिम और अटूट स्तंभ के संरक्षक होते हैं जिस पर हर नागरिक का भरोसा टिका है। यह पद भारतीय गणराज्य में न्यायिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है और रक्षा कवच है। आइए हम इस पद की गरिमा, ऐतिहासिक यात्रा, संवैधानिक शक्तियां और देश के भविष्य को आकार देने में इसकी निर्णायक भूमि को गहराई से समझते हैं। और इसी कड़ी में आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर सीधे भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर से आ रही है। जी हाँ, भारत को आज अपना नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। आज 24 नवंबर को एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें CJI के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के भव्य द्वार हॉल में उन्हें इस प्रसिद्ध पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी पूर्ववर्ती भूषण R गवई का स्थान लिया है और इसी के साथ वह देश के सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व करने वाले 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। यह जानना दिलचस्प है कि CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। इस नियुक्ति की प्रक्रिया पर गौर करें तो पूर्व CJI BR गवई ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के तहत अगले CAI के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की थी। यह सिफारिश भारतीय न्यायपालिका के उत्तराधिकारी और पारदर्शिता की परंपरा को मजबूती प्रदान करती है। तो कौन है जस्टिस सूर्यकांत, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और वह कौन से ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्होंने उनके नाम को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचाया है? आइए अब इस महान विधिवेत्ता की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 नवंबर 1962 को हरियाणा के हिसार के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कानून की डिग्री हासिल की। कानूनी सफर की शुरुआत भी हिसार के जिला अदालत से हुई, लेकिन जल्द ही उनकी प्रतिभा उन्हें 1985 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ले आई। उन्होंने संवैधानिक सेवा और सिविल मामलों में अपनी महारत साबित की। वह कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों और बैंकों के साथ साथ स्वयं हाईकोर्ट का भी प्रतिनिधित्व करते थे। और फिर आया वह पल जिसने इतिहास रच दिया। 7 जुलाई 2000 को उन्हें हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह उनके करियर का एक निर्णायक मोड़ था। अगले ही साल मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नियमित किया गया। उनकी योग्यता की चमक यही नहीं रुकी। 9 जनवरी 2004 को उन्हें एडवोकेट जनरल के पद पे सीधे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की स्थायी न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया। स्थायी न्यायाधीश बनने के साथ साथ वह नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जैसी महत्वपूर्ण संस्थानों के सदस्य भी रहे। इसमें सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि अपनी व्यवस्थाओं के बावजूद उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट रैंक हासिल कर अपनी ज्ञान की प्यास और समर्पण को साबित किया। अंततः 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालना पड़ा और इस शानदार यात्रा का अगला अध्याय शुरू हुआ 24 मार्च 2019 को, जब उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। हिसार की गलियों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक का यह सफर, यही अनुभव, यही ज्ञान आज उन्हें भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के सर्वोच्च न्याय सिंहासन पर लेकर आया है।
जस्टिस सूर्यकांत की यात्रा को समझना अधूरा होगा अगर हम उनके द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों और उन महत्वपूर्ण पीठों की चर्चा ना करें जिसके वह सदस्य रहे हैं। उनकी न्यायिक दूरदर्शिता ने भारतीय कानून की दिशा को कई बार बदला है। आइए जस्टिस सूर्यकांत के कुछ सबसे बड़े और सबसे चर्चित न्यायिक योगदानों पर एक नजर डालते हैं। न्यायपालिका के इतिहास में शायद सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले में से एक जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला है। जस्टिस सूर्यकांत उस 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे जिसने यह ऐतिहासिक बदले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला न केवल कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी अत्यंत दूरगामी रहा, जिसने देश के संवैधानिक ढांचे पर उनकी गहरी पकड़ को दर्शाया। राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण किसका होगा, केंद्र सरकार का या दिल्ली सरकार का? यह एक जटिल और संवैधानिक पहेली थी। जस्टिस सूर्यकांत उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे जिसने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि लोक व्यवस्था, पुल और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार है। यह फैसला सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूती देने वाला माना गया। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण यानी कास्ट सर्वे के मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत की भूमिका निर्णायक रही। इस संवेदनशील विषय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें बिहार सरकार को यह सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दी गई। इस फैसले ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राज्य सरकारों के अधिकार और नीतियों को एक बड़ी संवैधानिक वैधता प्रदान की। संवेदनशील फैसलों में से एक कृषि कानून से जुड़ा हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे जिसने केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की। उन्होंने आंदोलनकारियों, किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को तोड़कर एक विशेष समिति का गठन का सुझाव दिया जो कानूनी पहलुओं के साथ साथ सामाजिक और मानवीय पक्षों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। जस्टिस सूर्यकांत के ये फैसले दर्शाते हैं कि वह न केवल कानून के एक उत्कृष्ट ज्ञाता हैं बल्कि एक ऐसे न्यायविद हैं जो संविधान की आत्मा और आम आदमी की ज़रूरतों को पूरी तरह से समझते हैं। उनके 15 महीने का कार्यकाल भारतीय न्यायपालिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें देखना होगा कि 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में वह न्याय और समानता की इस मशाल को कहां तक लेकर जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न सिर्फ भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है बल्कि संविधान का संरक्षक भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस सबसे शक्तिशाली न्यायिक पद पर व्यक्ति का चुनाव कैसे होता है? क्या संविधान में यह स्पष्ट लिखा है या यह परंपरा का पालन है? आइए समझते हैं कि सीजेआई के चयन की पूरी प्रक्रिया क्या है। सीजेआई की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(2) में है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिसमें सीजेआई भी शामिल है, की नियुक्ति करता है। हालांकि सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। यहाँ सदियों पुरानी परंपरा और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी एमओपी का पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण आधार है वरिष्ठता और सिद्धांत। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठता का माप उनकी आयु से नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल की अवधि से किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया है। 1973 में जस्टिस ए.एन. रे और 1970 में जस्टिस एम.एच. बेग की नियुक्ति के समय, जब वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी की गई थी। हालांकि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही सीजेआई नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। यह प्रक्रिया सीजेआई के सेवानिवृत्त होने से लगभग 1 महीने पहले शुरू होती है। कानून मंत्री
निवर्तमान सीजीआई को पत्र लिखकर अगले सीजीआई के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं। इसके बाद निवर्तमान सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं यदि उनके फिटनेस को लेकर कोई संदेह ना हो। उसके बाद अगर सीजीआई को कोई संदेह होता है तो वह कॉलोजियम यानी सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। एक बार निवर्तमान सीजीआई की सिफारिश प्राप्त हो जाने के बाद गेंद अब कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के पाले में चली जाती है, जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री इस सिफारिश को प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री इस मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और अंत में भारत के राष्ट्रपति नए न्यायाधीश के नाम पर अपनी अंतिम मुहर को लगाते हैं और उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कॉलोजियम की सिफारिशें हमेशा प्रबल रहती है। इस तरह सीजीआई का चरण वरिष्ठता, परंपरा और संवैधानिक परामर्श की एक अनूठी और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से होता है, जो भारतीय न्यायपालिका को उसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि सीजीआई के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उन्हें भारतीय न्यायपालिका का असली कप्तान बनाती हैं? आइए बात करते हैं सीजीआई की उन शक्तियों को जो उन्हें न्याय के मंदिर का सर्वोच्च संरक्षक बनाती हैं। सीजीआई की प्रशासनिक शक्तियां उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के इंजन का नियंत्रण देती हैं। इन शक्तियों के बिना सुप्रीम कोर्ट सुचारू रूप से काम नहीं कर सकता। यह सीजीआई की सबसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका मतलब है कि केवल सीजीआई ही यह तय करते हैं कि कौन सा मामला कौन सी पीठ चुनेगी। वह 2 न्यायाधीशों की पीठ, 3 न्यायाधीशों की पीठ या 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन करते हैं। यह शक्ति उन्हें सुनिश्चित करती है कि देश के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई सही और अनुभवी न्यायाधीशों के पास आए। सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय कॉलोजियम के प्रमुख भी होते हैं। यह कॉलोजियम ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें भेजती है। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति और न्यायालय के सामान्य कामकाज से जुड़ी सभी प्रशासनिक नियमों का निर्धारण करते हैं। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायालय का हर कार्य निष्पक्षता और तेजी से हो। सीजीआई अक्सर सबसे जटिल, संवेदनशील और संवैधानिक महत्व वाले मामलों की सुनवाई करने वाली पीठों की अध्यक्षता करते हैं। पीठ की अध्यक्षता करते हुए वह तर्क और बहस का मार्गदर्शन करते हैं और अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सीजीआई और उनकी अगुवाई वाली पीठों ने ही न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया है। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा को विकसित करके उन्होंने आम आदमी के समाज और वंचित वर्गों के लिए न्याय के दरवाजे खोल दिए हैं। सीजीआई राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण यानी NALSA नालसा के संरक्षक भी होते हैं। यह संस्था देश के गरीबों और वंचित को निःशुल्क विविध सेवाएं यानी फ्री लीगल सर्विसेज प्रदान करती हैं, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक स्थिति न्याय के रास्ते में बाधा न बने। अब तक हमने सीजीआई की महत्वपूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों पर बात की, लेकिन सीजीआई की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती है। उनके पास कुछ ऐसे संवैधानिक और वैधानिक शक्तियां भी हैं जो उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता का वास्तविक रक्षा कवच बनाती हैं। आइए सीजीआई पर कुछ और अज्ञात और महत्वपूर्ण शक्तियों को समझते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो सीजीआई को न्यायिक प्रमुख से कहीं अधिक राज्य का एक संवैधानिक स्तंभ बनाती हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है जब जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व किया था। यह शक्ति सीजीआई के पद के संवैधानिक महत्व को दर्शाती है। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की
गणपूर्ति यानी कोरम कम हो जाती है तो सीजेआई के पास राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तदर्थ यानी एड हॉक जजेस के रूप में नियुक्ति करने की शक्ति होती है। यह न्यायालय के काम को सुचारू रूप से रखने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 130 संविधान का यह अनुच्छेद सीजेआई को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय के सीट को दिल्ली के किसी अन्य स्थान पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह प्रावधान वैकल्पिक है, लेकिन शक्ति सीजेआई के पास है। अनुच्छेद 146 के तहत सीजेआई के पास सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। इस संबंध में बनाए गए नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन होते हैं। यह उन्हें न्यायालय के प्रशासन को बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखने में मदद करते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण केवल रोस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक अनुशासन बनाए रखने का भी दायित्व है। सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के प्रमुख होते हैं। सभी आधिकारिक न्यायालय और प्रशासनिक दस्तावेज सीजेआई के मार्गदर्शन से ही संसाधित किए जाते हैं। इसके साथ ही सीजेआई संविधान के अंतिम व्याख्याकार यानी फाइनल इंटरप्रेटर के रूप में कार्य करते हैं। उनकी अध्यक्षता वाली पीठों के फैसले देश के कानून बन जाते हैं और सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की न्यायिक यात्रा दर्शाती है कि वह न केवल कानून के एक उत्कृष्ट ज्ञाता हैं, बल्कि एक ऐसे न्यायविवादित भी हैं जो संविधान की आत्मा और आम आदमी की जरूरतों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं। उनके फैसलों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विस्तार दिया है, राज्य सरकारों के अधिकार को मजबूती दी है और संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखा है। उनका 15 महीने का कार्यकाल भारतीय न्यायपालिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ऐसे समय में जब देश में बड़े संवैधानिक और सामाजिक मुद्दे न्यायालय के दहलीज पर खड़े हैं, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। अब सवाल यह है कि अपने इस छोटे लेकिन अति महत्वपूर्ण कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत न्यायिक स्वतंत्रता की इस विरासत को और कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे, और क्या वह ऐसे ऐतिहासिक फैसले देंगे जो आने वाले दशकों के लिए भारत के न्याय की लकीर खींच दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।